वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सबको, सारे बच्चों को, हमारे सारे प्यारे मेहनती बच्चों को। तो पिछली क्लास में आपने देखा कि हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हमें जरूरत पड़ती है ट्वेल्थ में, और उसमें हमने सबसे पहले किया था क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे कि मोलैरिटी में और एक दो पॉइंट्स हैं जो अपन को डिस्कस करना है आज, और उसके बाद आगे अपन मोलैलिटी और इंटर कन्वर्जन और बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक आज हमारा जो रेस्ट जो बचा हुआ है मोलैरिटी का पोर्शन वो हम देखेंगे। फिर हम नए कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंट कैलकुलेशन जो कि इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे इन सब को आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। तो अच्छा, फिर से मैं आप सबको याद दिला देना चाहूं कि जो भी इस सेशन में अपन कर रहे हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को ध्यान रखें कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने होंगे, वो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आप जैसे ही क्वेश्चंस करते हो यहां पे या मैं सॉल्व करता हूं, आप पॉज करो वीडियो और फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और नहीं समझ में आता तो एक बार और देखो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर ये चीज अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो इस लेक्चर का जो यूटिलिटी है या फायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। चलिए, तो अब हम आगे फिर क्वेश्चन से बढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ चीजें होती हैं, तो डाइल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। तो इसको अगर अपन देखें तो पहला पार्ट अपन देखते हैं डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन होता क्या है, तो फर्स्ट पार्ट अपन देखेंगे दैट इज योर डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन में हम देखें तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में ही आ रहा होगा। डाइल्यूशन इटसेल्फ आपको बता रहा है कि मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा था उसको हम कम कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन बेसिकली किया कैसे जाता होगा, बाय एडिंग सॉल्वेंट। तो मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है C कंसंट्रेशन का और वॉल्यूम V है। तो एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसका कंसंट्रेशन C है और वॉल्यूम V है। अब इसमें हमने पानी मिला दिया। अब आपको समझ में आना चाहिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसे माना जाता है वो पानी है। तो सॉल्वेंट अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप सॉल्वेंट किसको मान सकते हो, वाटर को। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी मिला देते हैं, और पानी मिलाने के बाद सॉल्यूशन का मान लो फाइनल वॉल्यूम हो गया V फाइनल। तो आपसे पूछेगा कि बताओ कंसंट्रेशन फाइनल कितना है। तो अब एक बात सोचो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तुम्हें पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मोलैरिटी या कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यह सोचना है कि भाई मुझे सॉल्यूट मिल कहां से रहा है, तो सॉल्यूट केवल इसी में प्रेजेंट होगा। केवल पानी जब हम ले रहे हैं तो इसमें कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे अगर हम लिखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर आप इसको मोल्स लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कहीं दिखे मिलीमोल तो आप इसको मिलीमोल भी लिख सकते हो। तो मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट अगर आप लिखते हो तो वो आप लिख सकते हो C इंटू वॉल्यूम इन ml। दोनों में से कोई भी यूज कर लो, इट इज जस्ट यूनिट बेस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे हमें बोल रहा है फाइनल वॉल्यूम VF है, तो कंसंट्रेशन कितना होगा। तो अब यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखें तो पानी तो केवल प्योर वाटर है, यानी इसमें कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, यानी यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0। यहां पर आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0 है। फिर यहां पे अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा बेटा, तो केवल यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, देख लो इसमें तो सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहां पर जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट था वही यहां प्रेजेंट होगा, यानी यहां पर हो जाएगा C फाइनल, सॉरी
यहां पे हो जाएगा C इंटू V। अब तुम सोचो कि मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या होता था, या कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या होता था। तो दो चीजें चाहिए होती थी, एक तो मोल्स और दूसरा वॉल्यूम। तो पहला चीज तो आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज C इंटू वी बाय फाइनल वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम आप लिख सकते हो V प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली वो बोल देंगे कि इट इज डाइल्यूटेड टू दिस वॉल्यूम। तो डाइल्यूटेड टू दिस वॉल्यूम मतलब वो डायरेक्टली आपको फाइनल वॉल्यूम बता रहे हैं, आपको वो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड नहीं बता रहे। तो डायरेक्टली आपको उन्होंने बोल दिया कि हमने इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ वी। तो वहां पे वी फाइनल आपको डायरेक्टली बताया जा सकता है। अगर डायरेक्टली नहीं बताया तो वी फाइनल बड़ा आसान है, इसका वॉल्यूम जो पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम था प्लस कितना पानी आपने उसमें मिलाया, तो वी इनिशियल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ये आपको वी फाइनल बता देगा। इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और इसी कंसेप्ट को बोला जाता है डाइल्यूशन, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज डाइल्यूशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज डाइल्यूशन। इफ वी टेक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और उसमें हम पानी मिला दें या सॉल्वेंट मिला दें तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और इसे ही हम बोलते हैं डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं अगर अपन देखें, और उससे भी पहले जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही पहला ही क्वेश्चन जो है वो डाइल्यूशन का है, तो इसको हम करेंगे, उसके बाद आगे के कंसेप्ट देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को जरा आप सब लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इस वाले क्वेश्चन को। सब लोग ट्राई करें, पॉज करके वीडियो ट्राई करो। तो अब आप देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा, आप इसको लिख सकते थे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय वी फाइनल, या ये दोनों मोलैरिटी और वॉल्यूम कौन सा है बेटा, इनिशियल मोलैरिटी एंड इनिशियल वॉल्यूम बाय वी फाइनल। तो अब आ जाओ सवाल पे, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास इनिशियल मोलैरिटी दिया हुआ है 1 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड दिया हुआ है 300 ml, यानी फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 500 ml। और हमें पता है मोलैरिटी फाइनल इज इक्वल टू m इनिशियल इंटू v इनिशियल बाय v फाइनल, विच विल बी m इनिशियल इंटू v इनिशियल करेंगे बेटा, तो यहां पे आपको 200 इंटू 1 यानी 200 मिलीमोल है, तो नीचे वॉल्यूम ml में लेना पड़ेगा। ध्यान रखें, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अगर आप ml में लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, मिलीमोल्स। तो अगर ऊपर मिलीमोल्स है तो हमें नीचे किस में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ml में। तो यानी ml में वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया, 500 ml। अब ये मिलीमोल पर ml ही क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, यानी यहां से आ जाएगा 2/5, यानी हो जाएगा 0.4 मोलर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और इस कंसेप्ट को बोला जाता है डाइल्यूशन। तो ये पहला कंसेप्ट है डाइल्यूशन का। अब अगर हम देखें नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर हम देखें तो दैट इज योर मिक्सिंग, कि जब आप सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद हम उसका अगर फाइनल मोलैरिटी निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर अपन देखें तो नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में भी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस सिंपल से आप देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है HCl का जिसकी मोलैरिटी m1 है और इसका वॉल्यूम हमने लिया v1। हमारे पास दूसरी सॉल्यूशन है HCl की जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम लिया v2। और मान लो हमने इसमें वाटर भी ऐड कर दिया, मैं एक जनरल केस लिख रहा हूं तो मैं वाटर भी ले लेता हूं, तो इसमें हमने वाटर भी ऐड कर दिया, और इन सब को ऐड करके हमने एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया जिसमें HCl प्रेजेंट होगा, और हमें निकालना है कि इसका फाइनल मोलैरिटी क्या होगा। तो सिंपल सा केस है, फाइनल मोलैरिटी अगर आपको निकालना है तो आपको पता है क्या होगा फाइनल मोलैरिटी। फाइनल मोलैरिटी अगर हमें निकालना है तो मोलैरिटी फाइनल विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl
फाइनली बाय फाइनल वॉल्यूम। तो अब हम मान लेते हैं यहां पर इसका हमने वॉल्यूम नहीं लिखा था, V3 वॉल्यूम ले लिया। तो अगर इस तरीके से दिया है तो आप V1 प्लस V2 प्लस V3 से V फाइनल निकाल लेना, और अगर आपको डायरेक्टली V फाइनल बताया है तो आप V फाइनल डायरेक्टली यूज कर लेना। क्वेश्चंस में दो तरीके से V फाइनल बताया जाता है, ये ध्यान रखें। एक तो होता है कि वो आपको तीनों के वॉल्यूम्स बता देंगे, V1 V2 V3 क्या है, और दूसरा है कि आपको डायरेक्टली वो फाइनल वॉल्यूम बता देंगे कि फाइनल वॉल्यूम सोल्यूशन का क्या हुआ। यानी यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, यहां पर इंपॉर्टेंट मेरे लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले निकालना है। तो अब बहुत ही सिंपल है, हमने पहले पढ़ रखा है, किसी भी सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। क्या तरीका होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर मोल्स ऑफ HCl विल बी इक्वल टू M1V1, यहां पर मोल्स ऑफ HCl विल बी इक्वल टू M2V2। सिंपली अपन लिख सकते हैं M1V1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स, शायद ये छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। तो मोल्स ऑफ HCl यहां पे अगर लिखेंगे तो इट विल बी M1V1, और मोल्स ऑफ HCl यहां पर लिखेंगे तो इट विल बी M2V2। यानी इसमें तो H2O में तो हमें पता है कि केवल पानी है, इसमें कोई सॉल्यूशन सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, HCl इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास HCl केवल इससे और इससे मिल रहा है। तो यानी यहां पर मोल्स ऑफ HCl फाइनली जो है वो कितना हो जाएगा, यहां से हमें मिला M1V1, यहां से हमें मिला M2V2, और फाइनल वॉल्यूम V फाइनल है, तो मोलैरिटी फाइनल विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2 इफ नो वाटर एडेड, नो वाटर एडेड। यानी अगर पानी नहीं मिलाया गया तो सीधे आप V फाइनल V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने लिखा विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 इफ V3 इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना, मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया क्योंकि आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, तो यहां पर मैंने दोनों चीजों को एक ही साथ बता दिया है, और इसको अपन ध्यान में रखें कि यहां पर V फाइनल जो लेते हैं वो जनरली अगर पानी नहीं मिलाया है तो दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम को ऐड कर दो, वही V फाइनल होगा, और अगर पानी मिलाया है तो आपको पानी के वॉल्यूम को भी ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। बेटा इस पे बहुत ही सिंपल सा, एकदम ध्यान रखना, इसको और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं M resultant will be equal to summation of molarity into volume by summation of volume। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अब जरा वापस पीछे वाले स्लाइड पे एक बार देखो। इस फॉर्मूले को लगाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखना है कि मैंने यहां पर M1V1 प्लस M2V2 जो लिखा, ये मैं मोल्स ऑफ HCl पहले वाले सॉल्यूशन से और मोल्स ऑफ HCl दूसरे वाले सॉल्यूशन से ऐड करके फाइनल मोल्स HCl का बता रहा था। यानी तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए बेटा, जल्दी बताओ सोच के, हमें क्या समझ में आना चाहिए इससे, कि यहां पर आप केवल उनके ही मोल्स को ऐड कर सकते हो जो सेम है। अगर एक HCl होता एक H2SO4 होता, एक HCl होता एक H2SO4 होता, तो M1V1 HCl का मोल्स आता, M2V2 H2SO4 का मोल्स आता। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो भाई साहब किसका मोल, ये तो बताओ किसका मोल होगा वो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है वैलिड ओनली फॉर सेम सॉल्यूट। अगर सेम सॉल्यूट है वहीं पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब सॉल्यूट्स क्या है, सेम है। तो यहां पर HCl लिया था अपन ने, तो उसके लिए अपन ने इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लिया क्योंकि दोनों के मोल्स को ऐड किया जा सकता है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे आपसे और भी क्वेश्चन अपन करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को सब लोग इसी तरीके से एक बार ट्राई करें। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखें और फिर ट्राई करें, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हमारे पास है कि 1500 ml 1 मोलर HCl
में हमने 18.25 ग्राम HCl मिला दिया, तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगा? व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी? तो फाइनल मोलैरिटी मुझे निकालना है, तो लेट्स फाइंड आउट। सेकेंड क्वेश्चन को अपन यहां पे करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को अपन यहां पे देखते हैं। तो फाइनल मोलैरिटी मुझे निकालना है इस वाले क्वेश्चन का। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, और देखो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या होता है कि आप तुरंत आपको दिखता है क्वेश्चन में क्या करना है। तो यहां पे हम देखें तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है HCl का, जिसका वॉल्यूम है 1500 ml और मोलैरिटी है 1 मोलर। अब हम इसमें बाहर से HCl मिला रहे हैं, और कितना HCl मिला रहे हैं? 18.25 ग्राम, यानी मोल्स ऑफ HCl जो आपने मिलाया बाहर से, जो आपने बाहर से मिलाया है वो कितना हो जाएगा? 18.25 ग्राम। मास को किससे डिवाइड करेंगे बेटा मोल्स निकालने के लिए? जल्दी से बताइए, मास को आप किससे डिवाइड करोगे टू फाइंड आउट मोल्स? तो मास को हम किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास से। और मोलर मास क्या होता है? 36.5 ग्राम। यानी ये जो है आपका ग्राम से ग्राम गया, और 18.25 तो ये 1 और ये 2, यानी कितना मोल HCl आपने ऐड किया? हाफ मोल। यानी जितना भी मोल पहले इसमें प्रेजेंट था आपने और उसमें आधा मोल HCl मिला दिया है। तो अब हमें मोलैरिटी फाइनल निकालना है। तो मोलैरिटी फाइनल विल बी मोल्स ऑफ HCl फाइनली बाय फाइनल वॉल्यूम। अब आप जरा सा इस क्वेश्चन में गौर करें तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल की तरह है, क्योंकि HCl के किसी भी वॉल्यूम वगैरह के बारे में नहीं बताया तो उसे सॉलिड माना जा रहा है, और सॉलिड मान रहे हैं मतलब अगर हम सॉलिड को ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को चेंज नहीं करता। तो आपको यहां पे फाइनल वॉल्यूम को जो इनिशियली वॉल्यूम था यानी 1500 ml जो था वही मानना है। यानी यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? तो मोलैरिटी फाइनल विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl फाइनली। तो इनिशियली कितना था इसमें? 1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर 1.5, यानी ये 1.5 मोल है। और बाहर से हमने कितना मिलाया? 0.5, यानी मोल्स ऑफ HCl फाइनली हो जाएगा 1.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 2 मोल्स। और मोलैरिटी फाइनल क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ HCl फाइनली डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज 1.5, यानी हो जाएगा 4/3 मोलर, जिसको आप बोल सकते हैं 1.33 मोलर। तो इस टाइप से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको बस ध्यान रखना है कि पढ़ना है जम के। आप पढ़ो आराम से, कभी अपने आप को जज नहीं करो। पिछली क्लास में भी मैंने बोला था जस्ट मेहनत करते जाओ बेटा, और मेहनत करते रहोगे तो सीखोगे तो जरूर ही। देखो एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको स्टोरी बताता हूं, बहुत सिंपल स्टोरी मैं बोलूंगा कि अगर आप किसी साइकिल जिसको चलाना आता है उससे पूछोगे भाई साहब साइकिल चलाना कैसा है, आसान या डिफिकल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आसान बोलेगा कि भाई आसान है मैं तो चला लेता हूं। और अगर किसी को नहीं आता है तो उससे पूछोगे तो वो क्या बोलेगा? वो बोल सकता है मैं चला सकता हूं, लेकिन अगर ऑनेस्ट आदमी हो तो वो बोलेगा मुझे नहीं आता है, मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट और आसान में बस एक ही डिफरेंस है। अगर ये डिफिकल्ट है और ये आसान है तो इनमें एक ही डिफरेंस है कि आपको सीखना पड़ेगा। तो जिसको साइकिल चलाना आता था उसके लिए आसान था, जिसको नहीं आता था उसके लिए डिफिकल्ट था। तो आप किसी भी चीज को डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको डिफिकल्ट वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको आता नहीं, और अगर मुझे आता नहीं तो मैं कैसे बोलूं डिफिकल्ट? अरे बोलो। तो उसके लिए पहले आपको सीखने की जरूरत है। यह ध्यान रखना है आपको कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीखने की जरूरत है। तो भाई यहां पे अब हमने देख लिया, और मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस है किसी भी चीज को आसान या डिफिकल्ट बोलने का वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम किसी भी चीज को आसान या डिफिकल्ट बोल सकते हैं। तो बिल्कुल मेहनत करें, बिना अपने आप को जज किए लगे रहो बेटा। ये जो तैयारी होती है ये किसी एग्जाम की तैयारी से इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जाम या जिंदगी के लिए जो आपको चाहिए, एक लड़ाई करने की, एक
जूझने की जो क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो ये एग्जाम हमें सिखाता है, वो ये तैयारी हमें सिखाती है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के लिए मेहनत मत करो, सीखने के लिए मेहनत करो। जब सीखने के लिए मेहनत करोगे तो मजा भी उतना ही आएगा। तो अब आगे मैं आपको क्या बोलूंगा कि ये दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को करना है और करके मुझे बताना है। तो आप कैसे बताओगे? तो यू कैन राइट द आंसर्स। आप ये जो आंसर्स हैं, ये आप आंसर्स लिख सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, और उस कमेंट बॉक्स से मैं पढ़कर देख सकता हूं। एक बच्चे ने पिछले वाले वीडियो में लिखा भी था और उसने सही लिखा था। तो यू कैन स्टॉप एंड यू कैन राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। तो इससे देखो प्रैक्टिस होगा। अब इसमें आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन in the resulting solution when 200 ml 1 molar HCl is mixed with 200 ml 1 molar H2SO4। यानी अपने पास दो सॉल्यूशन है, एक है HCl का और दूसरा सॉल्यूशन है H2SO4 का। इसका कंसंट्रेशन मुझे बताया है 1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन मुझे बताया है 1 मोलर, इसका वॉल्यूम मुझे बताया है 200 ml और इसका भी वॉल्यूम मुझे बताया है 200 ml। अब बोल रहा है कि इसको मिलाने के बाद जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना, वो तो पक्की बात है, उसका वॉल्यूम मुझे पता चल गया कितना होगा, 400 ml। उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब जरा सा पीछे की तरफ जाके देखें तो जो मैंने आपको बताया था, M रिजल्टेंट इक्वल टू समेशन ऑफ MV बाई समेशन ऑफ V। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ये सेम सॉल्यूट के लिए वैलिड होता है, मतलब सेम स्पीशी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। फॉर डिफरेंट स्पीशीज आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यानी इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली किसी की मोलैरिटी उस फॉर्मूले से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक तरफ HCl एक तरफ H2SO4 है। तो अगर मैं M1V1 प्लस M2V2 ऐड भी कर दूं तो उससे मोल्स मिलेगा किसका? क्योंकि दोनों HCl और H2SO4 को ऐड किया है। तो अब यहां पे थोड़ा सा स्मार्ट बन जाते हैं अपन। अब क्वेश्चन में जरा पढ़ो, पूछा क्या है? H प्लस। क्या पूछा है अपने से? H प्लस। तो अगर H प्लस पूछा है तो भाई साहब बड़ा ही आसान है। HCl जो है वो पानी में टूटता है किसमें? H प्लस प्लस Cl माइनस में। और H2SO4 जो है वो पानी में टूटता है किसमें? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब तुम यहां से देखो तो इसके 1 मोल से 1 मोल H प्लस मिल रहा है, यानी जो भी कंसंट्रेशन HCl का होगा उतना ही मोल H प्लस का होगा, यानी उतना ही कंसंट्रेशन H प्लस का होगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया? पहले वाले में इट इज 1 मोलर। अब दूसरे वाले में हम देखें तो इसके 1 मोल से अगर आप देखें, 1 मोल H2SO4 से हमें 2 मोल H प्लस मिलेगा। यानी जो भी कंसंट्रेशन H2SO4 का होगा, जो भी कंसंट्रेशन बेटा किसका? H2SO4 का होगा, उसका डबल कंसंट्रेशन किसका होना चाहिए? H प्लस का। यानी यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? डबल, यानी 2 मोलर। अब तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। अब कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, यहां पानी मिलाया नहीं गया है, बाई V1 प्लस V2। यानी हम अगर देखें तो M1 H प्लस का कितना है? 1 मोलर। तो 1 मोलर है, यानी 1 इंटू 200 प्लस M2V2 अगर देखें तो कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 400। यानी ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइनल इक्वल टू कितना हो गया? 2 प्लस 4, 6 बाई 4 इज इक्वल टू 1.5 मोलर। तो दिस विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर से बता रहा हूं, जो समेशन MV बाई समेशन V हमने फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला आपको केवल कब अप्लाई करना है? जब सॉल्यूट सेम हो। और अगर ऐसे स्पीशीज मिले जो टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि सॉल्यूशन में मिलाने पे क्या हो जाते हैं बेटा? डिसोशिएट। उनको एक नाम भी दिया गया है, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स।
तो इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में आप क्या कर सकते हो कि उसके डिसोशिएटेड आयंस का कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो यूजिंग स्टोइकियोमेट्री। कैसे? इसके 1 मोल से 1 मिल रहा था तो जो इसका कंसंट्रेशन वही H प्लस का कंसंट्रेशन, इसके 1 मोल से 2 मिल रहा था यानी जो इसका कंसंट्रेशन वही डबल होकर के किसका हो जाएगा? H प्लस का कंसंट्रेशन। तो वेरी इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से। अब इस क्वेश्चन को भी सब लोग क्या करें, एक बार स्टॉप करें, पॉज करें वीडियो को और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें इसी तरीके से, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो चलो अब यहां पर कितने स्पीशीज हैं, अब सारे इलेक्ट्रोलाइट से कितने स्पीशीज हैं देख लेते हैं। यहां पे तो अपने पास है 3 सॉल्यूशन है, तो 3 डब्बे बना लेता हूं मैं, एक ये डब्बा, एक ये डब्बा, एक ये डब्बा, और ये तीनों को मिलाने के बाद मान लो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना। पहले वाले सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है बेटा? फेरिक नाइट्रेट FeNO3 होल थ्राइस, और ये पानी में टूट जाएगा किसमें? Fe+3 प्लस 3 टाइम्स नाइट्रेट आयन। दूसरे सॉल्यूशन में हमारे पास है FeCl3 जो कि टूट जाएगा पानी में किसमें? Fe3 प्लस 3 Cl माइनस में। और तीसरा सॉल्यूशन है हमारे पास MgNO3 होल ट्वाइस जो कि टूटेगा किसमें? Mg2 प्लस 2NO3 माइनस में। अब तुम देखो जो भी कंसंट्रेशन फेरिक नाइट्रेट का होगा वही Fe+3 यानी फेरिक आयन का होगा, और उसका ट्रिपल कंसंट्रेशन किसका होगा बेटा? नाइट्रेट आयन का। जो भी कंसंट्रेशन FeCl3 का होगा उतना ही फेरिक आयन का होगा, उसका ट्रिपल किसका होगा? Cl माइनस आयन का। जो भी कंसंट्रेशन मैग्नीशियम नाइट्रेट का होगा उतना ही Mg2 प्लस का होगा, लेकिन उससे डबल किसका होगा? नाइट्रेट आयन का। तो अब जरा सा हम कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.12 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है 0.26 मोलर। अब बताओ जो भी कंसंट्रेशन फेरिक नाइट्रेट का है उतना ही फेरिक आयन का होगा, यानी इसका भी कितना हो गया बेटा? यहां पे 0.12 मोलर, और 3 टाइम्स नाइट्रेट आएगा, मतलब 0.12 है तो 3 गुना, यानी ये कितना हो जाएगा? 0.36 मोलर। अब इस वाले में लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर 0.1 है तो Fe3 प्लस कितना होगा बेटा? 0.1 मोलर, और Cl माइनस कितना हो जाएगा? उसका 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 0.3 मोलर। यहां पे देखें तो ये कितना हो जाएगा? 0.26 मोलर, और इसका कितना हो जाएगा? 0.52 मोलर। तो दीज आर इंडिविजुअल कंसंट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये काम क्यों किया, तो फिर से बता रहा हूं कि जब मुझे फाइनल रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी होती है तो जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था समेशन MV बाई समेशन V, वो तभी अप्लाई हो सकता है जब सॉल्यूट सेम हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। यानी अब मेरे पास क्या आ गया? मोलैरिटी ऑफ M1 Fe3 प्लस इज इक्वल टू 0.12 मोलर M2 या M1 नाइट्रेट आयन इज इक्वल टू 0.36 मोलर। यहां पे अगर हम देखें M1 Fe3 प्लस, ये M2 लिख देता हूं, इज इक्वल टू 0.1 मोलर M2 नाइट्रेट आयन, यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रेट प्रेजेंट ही नहीं है, और M2 Cl माइनस यहां पे हो जाएगा 0.3 मोलर। अब यहां पे भी लिख लो, नाइट्रेट आयन तो ही था, तो यहां पे अगर मैं Cl माइनस लिखूं तो वो 0 हो जाएगा। तो मैं 0 वाले को लिख नहीं रहा हूं, 0 वाले को हटा देता हूं क्योंकि 0 को तो अपन मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इस वाले में देखें, इसमें अगर हम देखें तो M3 Mg2 plus is equal to 0.26 molar and M3 nitrate ion is equal to 0.52 molar। अब आ जाओ कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। क्या बोला है यहां पे, पूछा क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट। तो कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे फाइनली? तो आपको पता है Fe+3 होगा इसमें प्रेजेंट,
आपको पता है नाइट्रेट आयन होगा इसमें प्रेजेंट, आपको पता है क्लोराइड आयन होगा इसमें प्रेजेंट, आपको पता है Mg2+ होगा इसमें प्रेजेंट, यानी इतने आयंस का मुझे कंसंट्रेशन निकालना है। अब वॉल्यूम भी पता होना चाहिए बेटा। तो वॉल्यूम यहां पे अगर अपन देखें तो क्या क्या वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले वाले का वॉल्यूम दिया है आपको 50 ml, दूसरे वाले का वॉल्यूम दिया है आपको 100 ml, तीसरे वाले का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100 ml। अब जल्दी से इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए। तो Fe3+ के लिए अगर हम करें तो M1V1 यानी 0.12 इंटू 50, 0.12 इंटू 50 कितना हो जाएगा 6। तो M1V1 यहां आ गया 6 प्लस M2V2 0.1 इंटू 100 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस, अगर आप लास्ट वाले सॉल्यूशन में देखो तो यहां Fe+3 प्रेजेंट ही नहीं है, यहां पर कोई Fe+3 प्रेजेंट नहीं है, यहां पे मैग्नीशियम और नाइट्रेट आयन है बेटा, यानी M3V3 क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर अपन लिखें तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 50 यहां पे 100 यहां पे 100 यहां पे, यानी 250 ml। अब तुम बोलोगे आपने ml में क्यों रखा है, यहां लीटर में क्यों नहीं। तो बेटा जब मैं ml से मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये सारे जो मेरे आए हैं 6 और 10 ये क्या है मिलीमोल्स, और जब भी ऊपर मिलीमोल आप रखते हो तो डेफिनेटली नीचे आपको क्या रखना है वॉल्यूम इन ml, तभी जाकर के आपका मोलैरिटी आएगा, नहीं तो मोलैरिटी नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखें। तो अब इसका हो जाएगा 16/250, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/250 मोलर, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो मोलैरिटी ऑफ Fe+3 फाइनल विल बी इक्वल टू 0.064 मोलर, 0.064 मोलर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना, इतना ही आंसर आएगा। अब ये तीनों मैं आपको फिर से होमवर्क दे रहा हूं, आप सब लोग इसको ट्राई करें इसी तरीके से जैसे अपन ने Fe+3 का निकाला, और इनके आंसर्स जरूर से बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को यहां पर समझ में आया कि नहीं और कितने लोगों का आंसर्स आया। और देखो आंसर गलत हो सही हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि अगर वो गलत हुआ भी तो क्यों गलत हुआ। इतनी जानकारी अगर आ रही है बेटा देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, घबराओ नहीं। ये मत सोचो कि यार मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूं मेरे से तो बन ही नहीं रहा। अरे भाई किसी से नहीं बनता, मैं भी IIT हूं, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो ऐसा नहीं था कि 100 के 100 सवाल अगर मुझे किसी ने दिए तो 100 बन जाए, 60 बने 50 बने, उसी में अपन खुश रहते थे। बाकी 40 जो नहीं बने वो और खुश करते थे, कैसे उन पे मेहनत करते थे, उनको सीखते थे, तो लगता था आज कुछ नया किया अपन ने। वैसे ही आपको भी पढ़ाई करनी है। तो ये तीनों के आंसर्स मैं बता रहा हूं फिर से कि ये तीनों के आंसर्स मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में, और आपके आंसर्स आने चाहिए वहां पे कमेंट बॉक्स पे। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो कि है आपका मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म अपना क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है वो जरा मैं लिख देता हूं, वहां लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूं। व्हाट इज मोलैलिटी। तो पहली चीज तो आप ध्यान रखें मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, और मोलैलिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मोलैलिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस यूनिट सिस्टम में केजी में। ये बात ध्यान रखिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलैलिटी का डेफिनेशन होता है या फॉर्मूला होता है। अब डेफिनेशन क्या होता है मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो इसको भी बेटा आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है, दो डेफिनेशंस, एक है फॉर्मूला और एक डेफिनेशन।
इन्हीं दो तरीके से मैंने आपको पहले भी बोला था, और डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस अब भाई अपन ने नहीं किए हैं, आगे अपन डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसमें अपन देखेंगे कि डेफिनेशन का यूज क्या होता है। अभी तक हमने सिंपल फॉर्मूले वाले बेस्ड क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो उन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? ध्यान में रखना है बेटा। चलिए, तो यही आपका यहां पे लिखा हुआ था। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में रखते हो तो ऊपर 1000 रखना पड़ेगा। तो सिंपल सी अगर अपन बात करें तो आपको यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किस में रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट को किस में रखना है, केजी में। और मैंने पिछली क्लास में भी इस पे आपको बोला था कि ध्यान दीजिए, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, सारों में सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, सिवाय एक के। कौन सा है? मोलैलिटी, जिसमें प्रॉपर्टी किसकी होती है? सॉल्वेंट की। तो इस बात को ध्यान रखें, यहां पे पर यूनिट सॉल्वेंट बताया जाता है, जबकि बाकी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में आप पर यूनिट सॉल्यूशन बताते हैं। अब इनके सिंपल क्वेश्चंस देखो बेटा, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, और इनको हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपल फॉर्मूले से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 225 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया। तो पहली बात तो आपको यहां पे ध्यान रखना है क्या क्या मुझे दिया हुआ है। 5 ग्राम ऑफ यूरिया, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। यूरिया आपको ध्यान रखना है, बहुत बार देखने को मिलेगा, ये क्या होता है? NH2CO NH2। स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बनाऊं तो कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O N, और इसका मोलर मास अगर मैं निकालूं तो कितना होता है? 60 आपको दिया हुआ है यहां पे, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है, ये बहुत ही कॉमन सॉल्यूट है, बहुत जगह आपको सॉल्यूशन चैप्टर में देखने को मिलेगा, यूरिया और ग्लूकोज। इन दोनों का तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। मोलर मास कितना है? 60। निकालने बैठेंगे नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अब हम आते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो स्मॉल m से मोलैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाट इज मोलैलिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज हियर यूरिया बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस यूनिट सिस्टम में? केजी में। यानी मुझे दो चीजें चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए, एक है मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए और दूसरा मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब क्वेश्चन को पढ़ो जरा सा, देखो क्या दिया हुआ है। 225 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये जो 225 ग्राम है ये किसका मास है? जल्दी बोलो, ये मास किसका होगा बेटा? तो 225 ग्राम जो मास है वो सॉल्यूशन का मास है, दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 225 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है अपने पास 225 ग्राम। मास ऑफ यूरिया भी मुझे दिया हुआ है 5 ग्राम। यानी अब तुम बताओ कि 225 में से 5 ग्राम तो किसका मास है? यूरिया का। 225 में से 5 ग्राम यूरिया का मास है, बचा हुआ मास किसका होगा? सॉल्वेंट का। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 220 ग्राम। लेकिन मुझे चाहिए किसमें? मुझे चाहिए किसमें बेटा? केजी में। तो यहां पे हमें ग्राम में दिया हुआ है और हमें चाहिए केजी में, यानी हम इसको सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपना आ गया केजी में, यानी ये हो गया 0.22 केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया अपने पास। अब मास ऑफ यूरिया जो है वो अगर आप देखें तो 5 ग्राम है, लेकिन मुझे चाहिए मोल्स ऑफ यूरिया। तो बहुत ही सिंपल है, मास से मोल्स निकालने का तरीका बोलो, जल्दी बताइए। मास से मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है? डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यानी यहां पे हम मोल्स ऑफ यूरिया अगर निकालें तो वो हो जाएगा 5/60 मोल्स। अब सिंपली इस फॉर्मूले में डाल दो, तो दैट एम्प्लॉयज मोलैलिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया विच इज 5/60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विच इज 22/100 लिख देता हूं मैं। यानी यहां से क्या हो जाएगा? 5 into 100 बाई 22 into 60, ये आपका आ जाएगा, यानी ये 11 और ये हो गया 50, ये इससे गया, यानी हो जाएगा 25/66 m। अब ध्यान रखना
इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको बोलते हैं मोलल, इसको बोला जाता है मोलल। यानी इस चीज को आप ध्यान में रखें कि हमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, हम उसको बड़ा बना करके देखते हैं। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, हमने उसका यूज करके यहां पे निकाल दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, मतलब अगर आपको ऐसे लिखा है 3M HCl सॉल्यूशन, 3M HCl सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे 3 मोलल HCl सॉल्यूशन, 3 मोलल HCl सॉल्यूशन। और इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स HCl of HCl is present in 1 kg solvent, is present in 1 kg solvent. तो 3 moles of HCl is present in 1 kg solvent, इसका मतलब हुआ। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बोला डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन है, इसको सब लोग अटेम्प्ट करें पॉज करके। सबसे पहला मैं बार बार बोल रहा हूं कि पॉज कर ले वीडियो को और फिर उसको अटेम्प्ट करो। तो यहां पर अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो क्या क्या दिया हुआ है, 518 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपने को दे दिया 518 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन अपने को दे दिया है। इसके बाद हमें दिया है कंटेन्स 18 ग्राम ग्लूकोज, जो कि सॉल्यूट ग्लूकोज है, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट भी दे दिया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट है 18 ग्राम। अब तुम जल्दी से बताओ क्या हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, यानी ये हो गया 500 ग्राम, और केजी में अगर लिखें तो ये हो गया 0.5 kg, या फिर इसको लिख सकते हो 1/2 kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, तो हम इसी से निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास बेटा, क्या मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 180, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मेरे पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मेरे पास है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 18/180, यानी इसको 1/10 लिख देता हूं सीधे सीधे, ये हो जाएगा 1/10। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1/10 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विच इज 1/2, तो ये हो जाएगा 2/10 इज इक्वल टू 0.2 मोलल। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, 0.2 मोलल। तो आप देख लो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन और फॉर्मूला दिमाग में रखिए, बहुत सारे फॉर्मूले भी नहीं है, सिंपल 5-6 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उनके डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए। अगर वो डेफिनेशन आपको याद है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो प्लीज सब लोग इसको अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद मतलब पॉज करके अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन को देखें जो मैं अभी करने वाला हूं। तो ऑल ऑफ यू जस्ट फर्स्ट क्या कर लो, इसको अटेम्प्ट कर लो, और अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना, तभी मजा आएगा पढ़ने में बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, मोलैलिटी ऑफ एन NaOH सॉल्यूशन इज 4, मतलब मुझे दिया हुआ है 4 मोलल, और 4 मोलल को मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ NaOH बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस यूनिट में, केजी में। अब ये हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द वेट ऑफ सॉल्यूशन इफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम। तो अब बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें दे दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम, यानी केजी में हो जाएगा 0.5 kg। अब तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो तुम मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू
4 इंटू 0.5 इक्वल टू 2 मोल्स। अब तुमसे पूछ रहा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे पता है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मोल्स 2 मोल आ गया बेटा, तो मास ऑफ NaOH विल बी 2 इंटू मोलर मास NaOH का कितना होता है, मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम, यानी ये हो जाएगा 80 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH विच विल बी, मास ऑफ सॉल्वेंट है अपने पास, ग्राम में लिख देता हूं तो 500 ग्राम, और प्लस इसका मास है 80 ग्राम, यानी ये आ गया 580 ग्राम। दिस विल बी 580 ग्राम। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा 580 ग्राम। तो देख लो बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, उनको आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करें, टाइम दें, टाइम दोगे अभी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हड़बड़ी में करोगे तो बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। तो जस्ट ट्राई द क्वेश्चंस। मैंने बोला कि इन सेशंस का बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखना है कि आपको अप्रोच अपना डेवलप करना है, सीखना है बेटा, अपने आप को साबित करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, सीखने के लिए पढ़ रहे हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को सब लोग देखें। व्हाट आर द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, शायद ये वापस से आ गया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में। मोलालिटी के बहुत सारे क्वेश्चन अपन को नहीं करने होते, आपने देखा भी होगा मोलालिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मोलारिटी है, क्योंकि लैब में आप जब भी जाते हो तो कंसंट्रेशन टर्म जो आपको दिया होता है वो मोलारिटी दिया होता है, मोलालिटी नहीं देता। अब आ गया मोल फ्रैक्शन बेटा, ये भी बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मोल फ्रैक्शन समझना है। तो मान लो मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो अगर मेरे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो यहां पे मैं बोल सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब ही क्या हुआ, जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो टोटल में से कितना है, फ्रैक्शन तो यही होता है, आउट ऑफ टोटल वैल्यू आपकी वैल्यू जो है उसी को आप फ्रैक्शन बोलते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखता हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, तो इसको अपन ध्यान में रखें। इसको अपन ध्यान में रखें बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब अगर तुम देखो फ्रैक्शन को कभी भी ऐड करते हो बेटा, अगर हम प्रतिशत, सारे प्रतिशत को यानी परसेंट को जोड़ दें तो हमेशा क्या आएगा, 100 या 100। उसी तरीके से अगर आप सारे फ्रैक्शंस को जोड़ दो तो सारे फ्रैक्शंस जुड़ के बनेंगे क्या, 1। तो यानी आपको समझ में आना चाहिए समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अपन बाइनरी देख रहे हैं, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको आगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखें। तो अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं। ऐसे अगर हम कोई और मिक्सचर लेते हैं, मान लो सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, कोई और मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर ले लेते हैं, मान लो इफ वी टेक गैसियस मिक्सचर, मान लो अपने पास है ए गैस, बी गैस, सी गैस, और इनके मोल्स जो हैं वो है Na, Nb, Nc, यानी टोटल मोल्स जो हो जाएगा
वो हो जाएगा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। अब जल्दी से बताइए, अगर मुझे लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो क्या होगा? ए का कितना मोल्स है टोटल में से, यानी टोटल मोल्स तो तुम्हारे पास Na प्लस एनबी प्लस एनसी है, और ए का मोल्स कितना है Na, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी Na बाय Na प्लस एनबी प्लस एनसी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी एनबी बाय Na प्लस एनबी प्लस एनसी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल बी मोल्स ऑफ सी बाय Na प्लस एनबी प्लस एनसी। तो ये यहां पे आ गया। अब इनको भी अगर आप ऐड करोगे, इनको भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी कितने आ जाएंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा आपको मिला होगा जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे 11th में, कि आप इस मिक्सचर का, ये गैसियस मिक्सचर है, इसमें ए बी सी तीनों गैसेस हैं और इनका ये मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर का अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, मोलर मास ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोलर मास ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोलर मास ऑफ सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। यानी आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ मोलर मास ऑफ गैस या कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ये आपका मोलर मास ऑफ मिक्सचर होता है। यहां पे हम इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको देखने को मिलता है 11th के मोल कंसेप्ट में। बाकी यहां पे तो जो मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया, जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको दिमाग में रखें और इसका यूज भी करें। दूसरा आता है अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स। चलो मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं इस पे, तो फिर आपको मजा आएगा कि कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैं इस पे भी आपको करा देता हूं। एक क्वेश्चन है, फॉर a mixture of hydrogen and helium, the molar mass of mixture is 3.5 gram per mole. Find molar ratio of हाइड्रोजन टू हीलियम। तो सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और एक बार कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने का, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो 1 मिनट 2 मिनट आप पॉज करके वीडियो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें जल्दी से। तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो अगर मैं देखूं अब हमें क्या क्या किस क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो भाई अपने को बताया है कि एक मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है, यानी अपने पास एक हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है, हाइड्रोजन एंड देन हीलियम। फिर क्या बोल रहा है कि हमें यह भी बता दिया इस मिक्सचर का मोलर मास जो है वो 3.5 है, यानी आप उसको लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलर मास ऑफ हीलियम यानी 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। ये लिखा जा सकता है बेटा। अब तुम्हें मोल रेशियो निकालना है, तो यानी तुम्हें निकालना क्या है क्वेश्चन में, ये भी देख लो पहले। तुम्हें निकालना है मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम, यानी आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। तो अगर मैं कोई भी H2 या हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकाल लूं पहले, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बोलिए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, अगर मैं ये निकाल लूं तो अपना क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी दैट एम्प्लॉयज। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि अभी जो मैंने थोड़ा पहले बताया था कि ये रिलेशन यूज करेंगे अपन।
मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1। यानी अगर मैं एक को लिखूं तो मैं हीलियम के मोल फ्रैक्शन को लिख सकता हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। यानी इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो तो 3.5 इक्वल टू 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यानी दैट एम्प्लॉयज 3.5 इक्वल टू 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 माइनस 4 मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, दैट एम्प्लॉयज क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -2xH2 और ये इधर आएगा तो -2xH2 इधर ले जाते हैं तो इधर हो गया 2xH2 और इधर हो गया 4 माइनस 3.5 यानी 0.5, दैट एम्प्लॉयज मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विज इक्वल टू 1/2 अपॉन 2, 0.5 को 1/2 लिख दिया बेटा, 1/4। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन अगर 1/4 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, 3/4। यानी हीलियम का मोल फ्रैक्शन 3/4, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन 1/4। तो यानी हाइड्रोजन टू हीलियम का रेशियो निकालेंगे तो 1/4 अपॉन 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आंसर विल बी 1:3। दिस विल बी योर आंसर। तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं बहुत सारे करने को, तो इनको भी अपन को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है बेटा, बस सिंपल जो मैंने तरीका बताया, जो अप्रोच करने का क्वेश्चन को तरीका बताया उसको ध्यान में रखो, सारे क्वेश्चंस मजे में बनेंगे। पढ़ते रहिए, यही आपका काम है, आपको और कोई काम नहीं है अगले 2-3 साल 4 साल जब तक आप प्रोफेशनली क्वालिफाई नहीं करते। तो मजे से पढ़ाई करो, जज मत करो बेटा अपने आप को, बार बार ये बात मैं रिपीट करूंगा। अब नेक्स्ट आता है परसेंट कैलकुलेशन। तो परसेंट कैलकुलेशन में जो हम पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं वो मैं बता देता हूं। एक है आपका परसेंट m/m, मतलब इसका क्या होता है, मैंने बताया एकमात्र मोलालिटी कंसंट्रेशन टर्म है बेटा जिसमें नीचे सॉल्वेंट आता है, बाकी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो नीचे सॉल्यूशन ही आएगा और ऊपर सॉल्यूट ही आएगा। तो ऊपर तो हमेशा ही सॉल्यूट आता है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसका अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी होगा सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंट में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर परसेंट m/m। अब ये तो फॉर्मूला हुआ, मतलब क्या होता है इसका, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी परसेंट m/m जो है आपको वो बताता है कि कितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अगर हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया तो उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ये हमें परसेंट m/m से पता चलता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं 10% m/m NaOH सॉल्यूशन बोला आपको, अब 10% m/m NaOH सॉल्यूशन बोला तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब हो गया 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ बेटा परसेंट m/m। ध्यान रखें ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म होता है। तो ये पहला है, क्वेश्चंस में इनके सबके साथ में कराऊंगा, तो पहले मैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आपको बता देता हूं। इसके बाद आता है ppm m/m। अब इसमें भी वही लिखोगे, ऊपर होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम बताओ, जब तुम परसेंट बता रहे थे पर 100, सेंट का मतलब हुआ सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, पर 100 बता रहे थे तो किससे मल्टीप्लाई किया था, 100 से।
और पीपीएम का मतलब होता है पर मिलियन, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन होता है बेटा 10⁶। तो अब बताओ, जब परसेंट बता रहे थे, पर 100 बता रहे थे, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से। जब पीपीएम बताएंगे, जब क्या बताएंगे बेटा, पीपीएम बताएंगे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिलियन से, यानी इंटू 10⁶। यानी इसी को अगर अपन लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻² इंटू 10⁴। ये पोर्शन अगर आप देखें तो ये बन जाता है परसेंट m बाई एम। तो परसेंट m बाई एम इंटू 10⁻⁴, यही होता है ppm m बाई एम। तो इसको भी ध्यान में रखें बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो दोनों में अंतर क्या, अब इसको समझो एक बात को, क्यों आया भाई, दोनों ही तो एक ही चीज से आ जा रहा है। परसेंट m बाई एम को 10,000 गुना बढ़ा दो, 10,000 टाइम्स बढ़ा दो, तो पीपीएम आ गया। तो बेटा अब क्या होता है, जैसे आपने कभी पानी वानी पीने की कोशिश करी होगी, या आपने कभी आसपास के गांव में गए होगे, तो वहां पे लोगों की शिकायत रहती है, हमारे यहाँ पानी में मरकरी का लेवल बढ़ गया, हमारे यहाँ पानी में इसका लेवल बढ़ गया। तो वो चीजें जो हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। अगर वो प्रतिशत में आने लगी, मतलब पर 100 पार्ट्स ऑफ वाटर में अगर वो प्रेजेंट होने लगा, बेटा वो तो पीने बताने के लिए रहेगा भी नहीं, वो ये बता भी नहीं पाएगा कि मेरे यहाँ पानी खराब है, उससे पहले ही वो निकल लेगा। तो ये उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जिनकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी बढ़ गई तो वो आपके लिए बहुत ही खराब होते हैं, जैसे कि मरकरी इन वाटर। अगर वो परसेंट में आने लगा तो ऐसे पानी को आप पी नहीं पाओगे। तो पीपीएम इज जनरली यूज्ड फॉर इंप्योरिटीज। दोनों ही सेम है बेटा, परसेंट भी और पीपीएम भी। एक में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक में 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि परसेंट जनरली आप किसी भी चीज के लिए यूज कर लो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूट, उसके लिए यूज कर लीजिए। लेकिन पीपीएम जो है वो उन सॉल्यूट्स के लिए यूज किया जाता है जो कि लार्ज अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है। और बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है मतलब उनका अमाउंट इतना कम है कि परसेंट में लिखने जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा है कि नहीं है। 0.0005, अब ये समय लगेगा, ये तो है ही नहीं कुछ, लेकिन उनका वैल्यू उतना भी डेंजरस होता है। तो उसी को मार्केबली आपको दिखे कि हाँ भाई ये वैल्यू कुछ कंसिडरेबल है, पीपीएम को डिफाइन किया गया। तो ये हो गया आपका पीपीएम। तो हमने परसेंट m बाई एम देखा, पीपीएम m बाई एम देखा। अगला हम देखें, अच्छा इसका मतलब क्या होता है ये भी लिख लो। तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होगा, इधर लिख देता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶, यानी मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर कोई बोल रहा है 2 ppm CaCO3, तो 2 ppm CaCO3 का मतलब हुआ 2 ग्राम CaCO3 is present in 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन। तो इसको भी ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम यानी 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही पीपीएम बताता है। 2 ppm CaCO3 अगर हम बोल रहे हैं किसी को, तो 2 ppm CaCO3 का मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम CaCO3 इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखें। इसके बाद अपना अगला अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट अपने पास है थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज योर परसेंट m बाई वी। क्या हो गया भाई परसेंट m बाई वी? अब बताओ ऊपर किसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सॉल्यूट की, नीचे किसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन का होना चाहिए। तो ऊपर हमने लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
और परसेंट है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना चाहिए, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट का कुछ भी यूनिट अलग होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट अलग होगा, तो वो कैंसिल नहीं होते। यानी कोई ऐसा बंदा हो सकता है, एक बच्चा बोले कि नहीं मैं मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में लूंगा। दूसरा बच्चा बोले नहीं मैं मास ऑफ सॉल्यूट केजी में लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में लूंगा। तीसरा बोले नहीं मैं तो अलग ही करूंगा, मैं मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट ग्राम में लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लूंगा। तो बेटा कुछ भी कहा जा सकता था, तो लोग अपने अपने एक ही कंसंट्रेशन के 50 वैल्यू आ जाते। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि ये ना हो, लोगों ने क्या बोला कि भाई यूनिट ही डिफाइन कर देते, तुम अपने मन से यूनिट मत चूज करो, हम खुद यूनिट डिफाइन कर देते हैं। और वो यूनिट क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट होना चाहिए किसमें, ग्राम में। मास ऑफ सोल्यूट होना चाहिए किसमें, ग्राम में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए किसमें, एमएल में। तो परसेंट एम बाई वी इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 100। अब इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मास ऑफ solute in gram present in 100 ml solution. It is mass of solute in gram present in 100 ml solution. तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, इसे ही अपन परसेंट एम बाई वी बोलते हैं। अब जैसे कोई बोले 20% m by v HCl सॉल्यूशन, हमें बोला गया 20% m by v HCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 20 ग्राम HCl is present in 100 ml solution. 20 ग्राम HCl is present in 100 ml solution। ये मतलब हुआ 20% m by v का। तो बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है बेटा। अभी इसी तरीके से तुम थोड़ा सा सोचो कि जैसे परसेंट m by v हुआ, अगर कोई ऐसा सॉल्यूट है जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो परसेंट m by v हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा उस केस में। तो इसके लिए भी हम क्या डिफाइन कर देंगे, चौथा ppm m by v। अब ppm m by v आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करो एक बार। तो ppm m by v बहुत ही आसान है, ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट किस यूनिट में, ग्राम में। नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में, ml में। और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर पर मिलियन बता रहे हो बेटा तो 10 की पावर 6 से। तो ये आपका हो जाएगा ppm m by v। ये आपका हो जाएगा ppm m by v। अब इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 raised to the power 6 यानी 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपसे अगर कोई बोले 2 ppm m by v CaCO3 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम CaCO3 is present in 10 raised to the power 6 ml of सॉल्यूशन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है बेटा, अगर आप ध्यान दो तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल और कनेक्टेड पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे। बस क्वेश्चंस को अप्रोच करना और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, यही इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान भी दें। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको इन सब चीजों को रटने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आपको याद हो जाते हैं जब आप क्वेश्चंस करते हो। इसके अलावा एक और कंसंट्रेशन टर्म अगर अपन देखें जो डिफाइन किया गया है यहाँ पे, वो है परसेंट वी बाई वी। ये जब दो लिक्विड्स को मिलाते हैं तो हम परसेंट वी बाई वी भी डिफाइन करते हैं। तो आप खुद भी अब डिफाइन कर सकते हो, अगर आप सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो वैसे केस में परसेंट वी बाई वी अगर हम डिफाइन करें तो वो हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो दिस इज योर परसेंट वी बाई वी। ये आपका परसेंट वी बाई वी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो परसेंट वी बाई वी का मीनिंग और या डेफिनेशन यही कहता है आपको कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज परसेंट वी बाई वी। तो एक बार जरा सा इन सबको एक साथ देख लें। तो यहां पर तो मैंने लिखवा दिया आपको, तो जरा जल्दी जल्दी इन सबको देख लें। तो पहला हमने देखा बेटा परसेंट एम बाई एम। तो व्हाट इज परसेंट एम बाई एम? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा हमने देखा पीपीएम एम बाई एम। फिर से मैंने बताया पीपीएम का इस्तेमाल तब होगा जब कोई इंप्योरिटी हो और जिसका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना खतरनाक हो, तो हम उसे स्मॉल अमाउंट में ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां हम पीपीएम यूज करते हैं। तो इट इज जनरली यूज फॉर इंप्योरिटीज लाइक लेड इन वाटर, लाइक आपका मरकरी पानी में कितना है। तो इन टाइप के कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए आप पीपीएम का यूज करते हो। तो होगा क्या, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, जो वहां पे 10 की पावर 2 था, यहां पे 10 की पावर 6 हो गया। या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हो परसेंट एम बाई एम इंटू 10 की पावर 4, यानी जो पीपीएम होगा उसका वैल्यू 10,000 गुना ज्यादा होगा परसेंट एम बाई एम से। जो पीपीएम का वैल्यू होगा बेटा, इट विल बी ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स मोर देन परसेंट एम बाई एम वैल्यू। फिर हमने देखा परसेंट एम बाई वी। अब यहां पे क्या दिक्कत आ सकता था बेटा परसेंट एम बाई वी में? ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो लोग अपने मन से मास का यूनिट ले लेते, अपने मन से वॉल्यूम का। तो लोगों ने बोला इस कंफ्यूजन को हटा दो भैया। कैसे हटाएं भाई? तो हम फिक्स कर देते हैं, हम तो यही लेंगे, आपको यही लेना है, आप अपने मन से नहीं कर सकते। तो क्या फिक्स किया गया? फिक्स किया गया कि मास ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए? ग्राम में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? एमएल में। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 10 की पावर 2, ये परसेंट एम बाई वी हो गया। इसका डेफिनेशन अगर हम बोले तो क्या है भाई साहब? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर मैं इसको बोलूं 20% एम बाई वी HCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सा है। इसी को अब हम अगर कोई इंप्योरिटी के लिए बताना चाहें बेटा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पीपीएम एम बाई वी। क्या लिखेंगे? पीपीएम एम बाई वी। पीपीएम एम बाई वी में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू, जहां पे 10 की पावर 2 थी उससे किससे मैं मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 की पावर 6 से। तो यहां पर इसको भी आप लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू परसेंट एम बाई वी इंटू 10 की पावर 4, यानी इसका भी वैल्यू 10,000 टाइम्स ज्यादा होगा परसेंट एम बाई वी से। तो पीपीएम हमेशा ध्यान रखना कि 10,000 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप सेंचुरी से यानी 100 से 10 मिलियन जा रहे हो तो 10,000 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वॉल्यूम वाला भी देख लिया। परसेंट वी बाई वी क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसमें आपको पता है यहां पे यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम दोनों ही वॉल्यूम है। यानी आपको केवल क्या ध्यान रखना है? दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर इसको एमएल में ले रहा हूं तो ये भी एमएल में लूंगा, अगर इसको लीटर में ले रहा हूं तो ये भी लीटर में लूंगा। डेफिनेशन क्या बताया बेटा इसका? इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा इन क्वेश्चंस को करें, तो सब लोग थोड़ा पॉज कर ले वीडियो को और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है? 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व किया गया 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो परसेंटेज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन बताना है। कभी भी ध्यान रखना कि अगर कुछ नहीं बोले, ऐसे भी इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि एम बाई एम ही डिफाइन हो सकता है, एम बाई वी तो हो ही नहीं सकता। वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बताया, डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं भी बोले तो भी आपको केवल किसको कंसिडर करना है? अगर परसेंट पूछ रहा है तो एम बाई एम को। या तो आपको क्वेश्चन में बोल देगा भैया नहीं मुझे एम बाई वी बताओ, नहीं बता रहे तो आप एम बाई एम ही कंसिडर करेंगे।
तो अब m बाई एम बताना है, तो क्या होगा वैल्यू जरा सोचो। मैंने बोला फॉर्मूला लिख लो पहले। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम क्वेश्चन में देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में, जल्दी से देख के बताओ कितना है। मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया भाई? 0.5 प्लस 25, यानी ये हो गया 25.5 ग्राम। 25.5 ग्राम हो गया। अब इन दोनों को वैल्यू को रख देते हैं यहां पे। तो मास ऑफ सॉल्यूट है अपने पास 0.5 डिवाइडेड बाई, दोनों ग्राम में बेटा तो इसलिए देख रहा हूं 25.5 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा परसेंट। 100 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 25.5 का हो जाएगा 51, यानी ये लगभग आप देख लो, तो मैं इसको इसी फॉर्म में छोड़ दे रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लें। 100/51% आएगा। 100/51%, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर बात करूं 1.95% के लगभग आएगा। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लें, 1.9 के अप्रोक्स में परसेंट आएगा। तो देख लीजिए कितने आसान से क्वेश्चन हैं। अगर हम डेफिनेशन और केवल हम फॉर्मूले को दिमाग में रखें तो ये सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं बेटा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती, बेसिक चीजों को पकड़ना होता है। अगर हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। थोड़ा आज नहीं होगा कल होगा, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, किसी से 1 घंटे में होता है, मेरे से 2 घंटे में हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर आप दोनों ने कर लिया, किसी ने 1 घंटे में समझा किसी चीज को और किसी ने 4 घंटे में समझा, लेकिन समझने के बाद दोनों बराबर हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि उसका 4 घंटा खराब गया और उसका 1 घंटा अच्छा था। तो आप समझने के बाद हमेशा वहीं पहुंचते हो, तो मेहनत करो। ये मत सोचो कि उसने पहले कर लिया मैं क्या कर रहा हूं, बस तुम्हें भी वही करना है। तुम्हें समझ लेना है, एक बार तुम समझ लो, दोनों बराबर हो, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्लीज क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बार बार मैं ये रिइटरेट कर रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, केवल देखोगे, तो बेटा कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। अब है अगला क्वेश्चन आपके सामने। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। 2 ग्राम सब्सटेंस ऐड किया गया 18 ग्राम पानी में। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। मतलब मुझे फिर से वही बोल रहा है, परसेंट m बाई एम क्या होगा निकालें। तो परसेंट m बाई एम का फॉर्मूला अगर लिखें तो वो हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब मुझे परसेंट m बाई एम निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये दो चीजें चाहिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी मास ऑफ सॉल्यूट आपको बता दिया, आपको मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने के बराबर? 2 ग्राम। फिर आपको दिया हुआ है मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी 2 + 18 20 ग्राम। यानी अब अगर मैं परसेंट m बाई एम लिखूं तो मास ऑफ सॉल्यूट है मेरे पास 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है मेरे पास 20 ग्राम इंटू 100, यानी जो परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 10% m बाई एम सॉल्यूशन। तो इट विल बी 10% m बाई एम सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, इतने सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इसको ट्राई करते जाइए, केवल देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 10% m बाई एम। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन सब लोग फिर से पॉज करके एक बार ट्राई करें, फिर मेरे सॉल्यूशन से पहले उसको ट्राई कर लें और फिर जब मैं सॉल्व करूं तो उसको चेक कर लें कि आपने सही किया या गलत। तो ये भी आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने सही किया और कितने लोगों का गलत हुआ, तो क्यों हुआ। चलो अब यहां पे बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। तो अब देखो ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड के लिए जनरली क्या यूज किया जाता है, परसेंट वी बाई वी। क्या यूज करते हैं बेटा, परसेंट वी बाई वी। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं परसेंट वी बाई वी, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी अल्कोहल यहां पे सॉल्यूट मानते हैं, तो वो कितना है 20 ml, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहां पे पानी हो जाएगा बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 80 ml, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 20 प्लस 80 100 ml। अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। अब बताओ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई साहब 20 ml, सॉल्यूशन कितना है 100, तो 20 बाई 100 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हुआ, आंसर विल बी 20% वी बाई वी। ये वी बाई वी नहीं भी लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बेटा 20% वी बाई वी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको लोग टफ भी बोलते हैं, लेकिन ये आपको बड़ा ही सिंपल से तरीके से मैं बताने वाला हूं। इसमें हम लोग डेफिनेशन यूज करेंगे। इस वाले पार्ट में आपको अब दिमाग में रखना है डेफिनेशन इज यूज्ड, डेफिनेशन इज यूज्ड। और उससे पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए इंटर कन्वर्जन का मतलब ही क्या हुआ। एक कंसंट्रेशन टर्म दिया होगा बेटा, आपको एक कंसंट्रेशन टर्म बता देगा और दूसरे के बारे में पूछेगा। तो हमने शुरुआत में ही लास्ट क्लास में देखा था कि दो टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, एक होता है m बाई एम, एक होता है m बाई वी। हमने देखा भी कि बेटर कौन सा होता है, m बाई एम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। m बाई वी आपका चेंज हो सकता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक m बाई एम कंसंट्रेशन टर्म दे और m बाई वी पूछे। तो अगर मुझे मास बाई मास वाले से मास बाई वॉल्यूम में जाना है, तो मास से वॉल्यूम जाने के लिए बेटा, मास से वॉल्यूम जाने के लिए या वॉल्यूम से मास जाने के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा चाहिए होता है। बताओ क्या, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा चाहिए अगर मैं मास से वॉल्यूम जाना चाहता हूं या वॉल्यूम से मास जाना चाहता हूं। वो क्या है, डेंसिटी। तो इसमें सेकेंड पॉइंट आप बोल सकते हैं टू इंटर कन्वर्ट m by m to m by v concentration term, density of solution must be given. Density of solution must be given. तो अगर आप इंटर कन्वर्ट करना चाहते हैं m बाई एम से m बाई वी को, तो डेंसिटी सॉल्यूशन का तो जरूर दिया होना चाहिए, अदरवाइज आप वैसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 6 चीजें अगर आपको पता है बेटा, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट 6 प्रॉपर्टीज, तो आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन कर सकते हो। आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन कर सकते हो अगर 6 प्रॉपर्टीज मुझे पता है। कौन कौन से 6 प्रॉपर्टीज? तो पहला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दूसरा है मास ऑफ सॉल्यूट, तीसरा है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, देन मास ऑफ सॉल्यूशन, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 6 प्रॉपर्टीज अगर आप किसी भी तरीके से पता लगा लेते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
अगर ये 6 प्रॉपर्टीज मुझे पता है तो मैं कोई भी कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन का निकाल सकता हूं, इन्हीं से तो बना है। जाके पीछे देखिए कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने डिफाइन किए उन सब में इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है। तो हम अगर किसी भी तरीके से इस टेबल को कंप्लीट कर लें बेटा, किसी भी तरीके से अगर इस टेबल को कंप्लीट कर लिया तो हमें कुछ भी कंसंट्रेशन टर्म पूछे हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो अब इसका मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही जिस फॉर्मूले को आप लोग एनसीईआरटी से रटते हो। एक फॉर्मूला है, आपने देखा होगा कि अगर मुझे मोलैलिटी निकालनी है फ्रॉम मोलैरिटी, किससे निकालनी है? मोलैरिटी अगर गिवन है तो उसका एक फॉर्मूला था, ये एक फॉर्मूला अगर आपको याद आए तो दिया रहता है। अब देखो, मेरा मानना है कि हम ये फॉर्मूला याद करें क्या? कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब ये फॉर्मूला हम पूरा पूरा याद कर लें क्या? तो बेटा देखो, ऐसी चीजों को तो करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए जो आप एक दिन के अंदर ही भूल जाओ। याद कर लोगे, कितने दिन याद रखोगे? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। यहां पे कर क्या रहे हैं कि मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को अगर मैं अपने वाले कंसेप्ट से करने की कोशिश करूं तो देखिए ये कैसे बनेगा। तो देखिए, अब हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी इज गिवन, मोलैरिटी इज गिवन। अब मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है? तो मान लेते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू m, यानी ये बोल रहा है m मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, m मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब जरा सा उस टेबल को बनाने की कोशिश करो जिनमें 6 प्रॉपर्टीज थे। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आपको 6 के 6 प्रॉपर्टीज हर बार लिखने की जरूरत पड़े, जहां जरूरत पड़े वही लिखेंगे। तो अब जरा सा इस डेफिनेशन का यूज करें और मैं इसको लिखने की कोशिश करूं। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जरा सा आप डेफिनेशन को देखो, तो डेफिनेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूं, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आप 1 लीटर मान लो यहां पे, और इसको मान लो 1000 ml। तो जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो होगा आपका m के बराबर। अब तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, अब मोलैलिटी निकालना है तो क्या चाहिए तुम्हें? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, क्या मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा बेटा? आ जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी यहां पर हमने कर दिया m इंटू मोलर मास, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन अगर पता चल जाए तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला जा सकता है। सोचो, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि m बाई m से m बाई v जाने के लिए डेंसिटी मस्ट बी गिवन। तो हम अज्यूम करते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज रो ग्राम पर ml। तो अगर हम ये मानते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 1000 इंटू डेंसिटी, ग्राम में आ जाएगा, तो 1000 रो ग्राम में, और मोलर मास भी ग्राम में होता है तो ये भी वैल्यू ग्राम में। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 रो माइनस m इंटू मोलर मास। ये जो वैल्यू है ये होगा ग्राम में, यानी ये हो जाएगा 1000 रो माइनस m इंटू मोलर मास बाई 1000। अब 1000 से डिवाइड कर दिया तो ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? केजी में। अब जरा सा मोलैलिटी का डेफिनेशन बोलो जल्दी से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी? तो मोलैलिटी हमें बोलता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना है भाई साहब? m,
बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कितना हो जाएगा 1000 रो माइनस m इंटू मोलर मास, और 1000 ऊपर चला गया। तो अब देख लीजिए, या तो आप इसको याद कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप इसको याद करके रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो इसको बहुत आसानी से डिराइव भी किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन का यूज करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हम लोग किसका यूज कर लें, डेफिनेशन का। अब एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं इसमें, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें करते क्या है। तो एक और एग्जांपल है, मान लो अगर आपने देखा हो मोलैलिटी बता दे और मोलैरिटी पूछे, तो उस केस में हम कैसे करते थे। तो उस केस में होता था मोलैलिटी बाय 1000 प्लस m इंटू मोलर मास इंटू 1000 रो। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। अब सोचोगे तुम कैसे याद है बेटा, तो 17-18 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे तो याद हो गया है, पर मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे याद नहीं होता था, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। अगर याद कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधे सीधे इसका यूज कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको याद करने में तकलीफ होता है, जैसा कि मैं भी था, तो आप समझ सकते हैं और इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाओ इसमें फिर से। अब यानी हमें क्या है, मोलैलिटी इज गिवन, और बोल रहा है मोलैलिटी कितने के बराबर है, m के बराबर, स्मॉल m। मतलब क्या हुआ डेफिनेशन के हिसाब से, m मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, m मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ, अब इन सब का यूज करके मुझे टेबल कंप्लीट करना है, तो टेबल भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेबल अपन कंप्लीट कर लें, 6 चीजें हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कितना मान ले, m, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 1 kg यानी 1000 ग्राम, 1 kg यानी 1000 ग्राम, और मुझे निकालना है मोलैरिटी। अब हम इसका यूज करके आगे सारे वैल्यूज निकालते हैं। तो वैल्यूज अगर अपन निकालें तो देखो, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, तो अल्टीमेटली अब मुझे क्या करना है, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है किसी भी तरीके से। तो अब बताओ क्या क्या पता है तुम्हें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया m इंटू मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1000 प्लस m इंटू मोलर मास। अब अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैंने बोला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा गिवन होगा। अगर आपको एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे में जाना है, m/m से m/v में, तो यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी हाउ मच, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम ये किस में आएगा, ml में। तो 1000 प्लस m इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये वॉल्यूम हो जाएगा ml में। यानी मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, लीटर में अगर लिखूं तो 1000 प्लस m इंटू मोलर मास बाई 1000 रो, ये वॉल्यूम हो जाएगा लीटर में। यानी मोलैरिटी का डेफिनेशन अगर आप लिखें तो मोलैरिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट m बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 प्लस m इंटू मोलर मास अपॉन 1000 रो, ऊपर चला जाएगा तो 1000 इंटू डेंसिटी। तो आप देख लीजिए, सेम चीज को आप डिराइव भी कर सकते हो और सेम चीज को आप याद भी रख सकते हो। तो मेरा मानना है कि याद रखना ज्यादा किफायती तरीका नहीं होगा। बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा, देयर आर ऑलमोस्ट 17-18 चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं पूरे 2 साल में। तो इससे बेहतर है कि हम इसको कैसे डिराइव करते हैं ये ध्यान रखें, और अगर ये ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। तो जाते जाते कुछ
एक दो शब्द आप लोगों से बोलना चाहूँगा। देखो, मेरा मानना है कि आप लोगों को हमेशा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए वैसे लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके कुछ अचीव किया है। देखो, इंटेलिजेंट होना तो अलग बात है, लेकिन जो मेहनत करके अचीव करते हैं उनको मैं मानता हूं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बदला। जैसे कि इसका एक एग्जांपल, एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप लोग सब जानते हो न्यूटन के बारे में। न्यूटन इज वेल नोन, आप कह सकते हो कैलकुलस, फिजिक्स, सारी चीज़ों को देने में, सारी चीज़ों को थ्योरेटिकली समझाने में जो सबसे बड़ा काम किसी ने किया वो था न्यूटन। अब तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि न्यूटन जब छोटा था तो उसके स्कूल वाले उसे नहीं चाहते थे कि वो स्कूल में पढ़े, बिकॉज मतलब वो बहुत ही वीक स्टूडेंट था। और उनका मानना था कि अगर ये स्कूल में रहेगा तो बाकी बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे, मतलब ये उतना पढ़ने में तेज नहीं है, बेवकूफ टाइप का बच्चा है। तो न्यूटन की मम्मी को बुला करके स्कूल वालों ने बोला कि भाई साहब ऐसा है, या बहन जी ऐसा है कि अपने बच्चों को आप घर पे पढ़ाइए, क्योंकि आपके बच्चों को हम यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो न्यूटन की मदर जो थी वो बहुत ही, आप कह सकते हो, शी वॉज डिटरमिन्ड, वो बहुत डिटर्मिनेशन वाली थी। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने बच्चों को खुद से पढ़ा सकती। तो वो न्यूटन को लेके घर आई। न्यूटन को लेके घर आई तो न्यूटन ने पूछा उनकी मम्मी से कि अब मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि निकाला गया, उन्होंने बोला अब तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो उसे पूछा कि अच्छा ऐसा क्या हो गया जो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो न्यूटन की मम्मी ने बोला कि बेटा तुमको पढ़ाने लायक वहाँ टीचर्स नहीं है, तुम्हें पढ़ाने लायक वहाँ पे टीचर्स नहीं है, और अगर तुम्हें पे पढ़ाने लायक टीचर्स नहीं तो जाके फायदा क्या। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या हुआ, तो कुछ और था, लेकिन जस्ट ये बात उसकी मम्मी ने उनको बोला कि तुम्हें पढ़ाने लायक टीचर्स नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम खुद से मेहनत करो, तुम बहुत आगे जाओगे, ये तुम्हें हेल्प नहीं कर पा रहे, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो न्यूटन को वो लगा कि अच्छा मैं इतना अच्छा हूं। वो पढ़ना चालू किया, उसमें कॉन्फिडेंस आया और उसने पढ़ना चालू किया, और जो हुआ वो आप सबके सामने है। तो बस आप भी अपने ऊपर यकीन करो, आप भी न्यूटन आराम से बन सकते, लेकिन मेहनत के बिना आप ये चाहोगे मेरे से सवाल बन जाए, बेटा ऐसा आज तक नहीं हुआ है और कभी नहीं होगा। तो जस्ट मेहनत करते रहिए, करते रहिए। जीवन में जिसको मेहनत करना आ गया उससे सक्सेसफुल कोई नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।